हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल में आप सबको एक बार फिर से वेलकम है, आदाब है, सलाम है। तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे नन हिंदी का यानी चौथा चैप्टर लेकर हाजिर हो गया हूँ और आज आपको एकदम टॉपिक बाय टॉपिक समझाने वाला हूँ, क्योंकि आपको भी मालूम है कि एग्जामिनर क्या करते हैं, अब बुक से बीच बीच से आपके पॉइंट को पूछते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा 2022 में जो है आपका जो भी पिछले स्टूडेंट होंगे उनका जो भी आपने देखा होगा क्वेश्चन वगैरह, तो क्या होता है बीच बीच में से जो आप पढ़े रहते हैं ना वहां से उठा के क्वेश्चन डाला जाता है। तो मैंने भी सोचा है कि आपको पूरे बुक को पढ़ाना है और एक भी क्वेश्चन जो है बीच बीच का आपका नहीं छूट पाए, इसीलिए मैं आपको पहले बुक पढ़ाता हूं फिर अच्छे से समझाता हूं। यानी कि मैं समझा भी देता हूं और फिर भी बुक आपको अच्छे से पढ़ाता हूं, यानी कि आपका जो भी डाउट हो ना, बीच से जो भी क्वेश्चन पूछे वो आपको ऐसा ना हो कि ना आवे। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपका एक भी टॉपिक छूटे और बीच से भी कोई क्वेश्चन छूटे, ठीक है। इसलिए मैं पहले आपको समझाता हूं और फिर बुक से पढ़ाता हूं, वरना दूसरों की तरह मैं आपको इजीली समझा सकता हूं, यहाँ पे लिख दूंगा और आपको कहानी के तौर पे जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहते हैं वो मैं आपको बता दूंगा और कहानी सुना के हो सकता है कि आपको समझा दूँ। तो ऐसे तो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन कुछ जो पॉइंट होता है ना वो छूट जाता है, कुछ पॉइंट जो होता है वो छूट जाता है। सो मैं नहीं चाहता आपका वो पॉइंट छूटे, ठीक है। क्योंकि लिए आपके लिए जो आप नन हिंदी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 100 नंबर पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है 100 नंबर। जैसे सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, इसमें तो समझाना बहुत इजीली है, यानी समझा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक एक चैप्टर से कम जो क्वेश्चन पूछे जाता है कि नहीं। क्योंकि इसमें सोशल साइंस हो गया, आपका साइंस हो गया, इसमें सारे के सारे चैप्टर जो होते हैं इंक्लूड रहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट है कि नहीं। लेकिन ये सिर्फ एकलौता है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से समझाऊँ, ठीक है। ये हमारा चौथा पार्ट है। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिया है और उसका क्वेश्चन आंसर भी करा दिया। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है ना, तो उस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं बीच में से, जितने भी एग्जामिनर पूछ सकता है, मैं उन सभी को आपको कराता हूं एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव को, यानी कि आप एग्जामिनर जिस तरीके से पूछ सकते हैं वो उन सभी को मैं टाइपिंग करने के बाद आपका क्लास लेता हूं और आपका टेस्ट लेता हूं। उसके बाद आपके में जो भी क्वेश्चन रहता है आपके नन हिंदी में, जिसका मैं आपका क्या करता है, ये आपका ये नहीं हुआ आंसर, यानी क्वेश्चन जो होता है आपके चैप्टर में, उन सभी का मैं आंसर बनाता हूं और वो भी आपको पीडीएफ के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको सेंड कर देता हूं और वीडियो भी बनाता हूं। उसके बाद आपको पीडीएफ के जरिए प्रोवाइड कर देता हूं, जिससे कि आपका एक भी डाउट क्लियर ना हो, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास काफी मस्त होने वाला है। तो आज हमारा चौथा चैप्टर है, तो हम कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हमारा जो चौथा चैप्टर है बाल गोविंद भगत, यहाँ पे आप लोग देखिए हमारा चौथा चैप्टर है नन हिंदी का, वो है बाल गोविंद भगत, ठीक है। और बाल गोविंद भगत के रचनाकार कर लीजिए, लेखक कर लीजिए, रचयिता कर लीजिए, सब बात एक ही है, राइटर जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके जो रचयिता है रामवृक्ष बेनीपुरी है, ठीक है। बाल गोविंद भगत हमारा चौथा चैप्टर है और उसके जो लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके हिंदी में, क्योंकि यहीं से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी लेखक का नाम और चैप्टर का नाम और जो विधा जो होता है चैप्टर, उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आती है। तो सबसे पहले हम उनको समझना बेहद जरूरी, ठीक है बाबू। तो चलिए हम लोग समझने, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख लीजिए। हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन जो अहम जो बनेगा उन सभी को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर बुक से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये हमारा चैप्टर है बाल गोविंद भगत, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आपका जो भी बनता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। बाल गोविंद भगत के रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको मैंने बताया भी है कि लेखक का नाम पूछता है और चैप्टर का नाम पूछता है। तो मैं उन सभी को लिख दिया हूँ, फिर बुक से हम पढ़ेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है बाल गोविंद भगत, तो बाल गोविंद भगत के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में समझाया है कि नहीं। सेकेंड हमारा टॉपिक जो बनता है कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित पाठ है, यानी उसके उन्होंने जो चैप्टर लिखा है, कौन सा चैप्टर लिखा है आपके बुक में, उसका नाम बताइए। तो ये कौन सा हो गया, बाल गोविंद भगत, ठीक है। बाल गोविंद भगत, यानी उल्टा भी क्वेश्चन पूछ देगा और सीधा भी पूछ देगा, यानी एक ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसको घुमा के भी पूछेगा और सीधा भी पूछेगा, यानी घुमा फिरा के पूछेगा, आंसर एक ही रहता है, ठीक है। उसका तीसरा जो टॉपिक हमारा देख लीजिए कि बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, आपको मालूम है। देखिए एक बात आप लोग समझिए, यहाँ पे रहा साहित्य की विधा, साहित्य की विधा या गद्य की कौन सी विधा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है साहित्य की कौन सी विधा, यहाँ पे हो सकता है साहित्य की जगह पे गद्य की कौन सी विधा। तो साहित्य रहे साहित्य की कौन सी विधा या गद्य की कौन सी विधा, बात दोनों एक ही है, ठीक है। आपका विधा ही पूछ रहा है, तो आप लोग को घूमना नहीं, आने की आप लोग को हड़बड़ी नहीं लेना, ठीक है। बात एक ही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेखा चित्र हो जाएगा आंसर, ठीक है। बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है, तो रेखा चित्र हो जाएगा बाबू, ठीक है। या ऐसे भी क्वेश्चन रहे कि बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, रेखा चित्र, ठीक है।
तो इस तरीके से आपके हर एक चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन रहता है। ठीक है बाबू, तो चलिए हम अगला जो अब हम बुक से अब शुरुआत करते हैं जो भी हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। मैंने जो आप वीडियो देख रहे हैं ना उसके डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा प्ले लिस्ट का। ठीक है, लिंक दे दूंगा प्ले लिस्ट का, यानी जितने भी मैंने चैप्टर पढ़ाया उसको जाके प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एकदम बेहतर तरीके से मैं आप लोगों की तैयारी करा रहा हूँ जिससे कि आपका अच्छा नंबर आ सके। ठीक है बाबू, तो चलिए अब हम लोग बुक लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आपका जो भी इंपॉर्टेंस रहेगा क्वेश्चन उन सभी को बोर्ड पे लिख के समझाएंगे बाबू। ठीक है, तो देख लीजिए मेरे पास यहाँ पे हिंदी किताब है आपका नन हिंदी 8वां का जो है, और हमारे एग्जाम में जो पूछते हैं, और ये मैथिली वाले जो बच्चे होंगे और उर्दू जो लिए होंगे उन सभी के लिए काफ़ी खास क्लास होने वाली है। ठीक है बाबू, ये थोड़ी लंबी क्लास होगी लेकिन इतना आपको अच्छे से समझाऊंगा जिससे आपका एक भी डाउट ना छूटे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको समझाया भी। ठीक है बाबू, तो ये हमारा बाल गोविंद भगत चैप्टर है, उसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, है कि नहीं? तो चलिए हमारे इस चैप्टर में अच्छे से समझते हैं पढ़ के। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्मपाल आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ है। बाल गोविंद भगत क्या है? गृहस्थ है। ठीक है, उनका वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा में रचने में सहायक है। यानी उसकी जो भी वेशभूषा जो जिस तरीके से एक मानव अपने जीवन को व्यतीत करता है एकदम इंसान मनुष्य की तरह करता है। ठीक है, इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गति विधा रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे, है ना? तो चलिए इसको, और अब येलो वाला कलर में था यानी उस जो लिखा हुआ था उसको पढ़िए। अब हम यहाँ से नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर में है। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चट्टे आदमी थे। पूछ सकते हैं आपके भी ऑब्जेक्टिव टाइम में कि बताइए बाल गोविंद भगत कैसे कद के आदमी थे? तो आपको ऑप्शन में रहेगा मंझले कद के गोरे चट्टे आदमी थे, यानी कि इसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो मैं उन सभी को आपको लिखूंगा। ठीक है, और आपको कराऊंगा भी। 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी? तो 60 से ऊपर है। याद रखिए बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी है? तो 60 से ऊपर। ठीक है, और वो कैसे इंसान थे? तो बाल गोविंद भगत जो है मंझले कद के गोरे चट्टे आदमी थे। ठीक है, बाल पक गए थे उनके जो है बाल गोविंद भगत के बाल क्या हो गए थे? पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाल गोविंद भगत का चेहरा हमेशा क्या चीज़ से जगमग किए रहते हैं? तो ऑप्शन में रहेगा काला बालों से, इस तरीके से हरे बालों से। तो आप सभी को इन बातों को ध्यान देना। ठीक है, तो सफ़ेद बालों से जो इनका चेहरा जो है सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, यानी कपड़े जो है बाल गोविंद काफ़ी ज़्यादा कम पहनते। ठीक है, और वो सिर में जो है किनकी टोपी पहना करते थे? तो कबीर पंथियों की। ठीक है, कबीर पंथियों की कनफटी टोपी, याद रखिएगा। ये सारा का सारा आपका VVI ऑब्जेक्टिव है बाबू। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब जाड़ा आता तो बाल गोविंद भगत क्या पहनते हैं? तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं। ठीक है, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, यानी मस्तक यहाँ पे हुआ हमेशा जो है रामानंदी चंदन पहने रहते। ठीक है, लगाए रहते हैं, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौला माला बंधे रहते। ये भी सारा का सारा आपका ऑब्जेक्टिव है। इन सभी को बातों को ध्यान रखिएगा बाबू। ठीक है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ठीक है, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। ठीक है, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। ठीक है, साधु की सब बड़ी भाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहा मानते थे। और ये जो बाल गोविंद भगत है वो कबीर को जो है साहा माना करते थे। ठीक है, उन्हीं के गीतों के गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खाम खार झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को
कभी कभी इतना बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। यानी कि कबीर के बातों के मानते थे, इतने अच्छे आदमी थे कि वो कभी भी किसी दूसरे के खेतों में शौच के लिए भी नहीं जाते थे, यानी कि कभी झूठ भी नहीं बोलते थे, इतने अच्छे आदमी थे। वह गृहस्थ थे, ठीक है, वह गृहस्थ थे, ठीक है, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, यानी कि कबीर के जैसा उनका सारा का सारा इनका व्यवहार था, ठीक है। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। यानी साहब का जो घर था वो क्या करते थे, बाल गोविंद भगत साहब के जो थे उनके खेतों का पैदावार उपजाते थे, उनके खेत को लिए हुए थे और उनमें उनके खेत में जो है पैदावार करते थे, और उनके खेत में जो भी उपज होते थे ना तो कबीर के घर पे पहुंचा देते थे, कबीर के घर पे पहुंचा देते थे, जो कि बाल गोविंद भगत के घर से कितने कोस दूर थे, 4 कोस, ठीक है। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता हो उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते, और जैसे उसके घर में पहुंचा देते और जिसका जितना उनका हक बनता उनको दिया करते थे, और वही ले जाके उनका ले जाते थे और उन्हीं से वो अपना जीवन को गुजर बसर करते थे, ठीक है। देखिए बाल गोविंद भगत गृहस्थ है, ठीक है, लेकिन उनको लोग साधु कहते थे, साधु जैसा व्यवहार था इसलिए उनको साधु कहते थे, क्योंकि वो हमेशा है ना एकदम कबीर के बातों पर चलते थे और कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, और एकदम अपना जीवन जैसे एक मनुष्य सच्चे रूप से व्यतीत करते हैं तो उसी रूप से वो करते थे, इसलिए लोग क्या करते थे, उनको साधु जैसा व्यवहार के चक्कर में चलते उनको साधु कहते, ठीक है, लेकिन वो गृहस्थ थे। ये भी क्वेश्चन आता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि बाल गोविंद भगत क्या थे, साधु थे, गृहस्थ थे, तो आपको मालूम होना चाहिए गृहस्थ थे बाबू, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते हैं, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते हैं, और ये हमेशा जो है कबीर के गीतों को गाते थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाल गोविंद भगत किसके गीतों को हमेशा गाते थे, तो आपको मालूम होना चाहिए वो कबीर के गीतों को हमेशा गाते थे, ठीक है। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, वही कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। आषाढ़ में जो होता है बारिश होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा रोपनी भी होती है, तो धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झक्कार सी कर उठी, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, उनकी अंगुली एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। देखिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बातों को ध्यान दीजिएगा, जो भी समझाने वाला बात होगा उन सभी को मैं समझाऊंगा, और जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा उन सभी को मैं लिखूंगा और बोर्ड पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। और जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंस उतना नहीं होगा उसको मैं थोड़ा पढ़ते जाऊंगा और आपको आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंस होगा उनको मैं समझाऊंगा, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंस नहीं होगा उसको थोड़ा छोड़ देंगे। तो मिट्टी पर खड़ी लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठते, मेड़ पर खड़ी औरतें की होंठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब से क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। देखिए बाल गोविंद भगत जब होता था आषाढ़ का मौसम तो रोपनी करने के लिए घर पे जाते थे खेतों में, तो तब वो एकदम अपना मतलब उनके शरीर में एकदम गीले हो जाते थे कि नहीं, एकदम कीचड़ वगैरह लग जाते थे, और वो क्या करते थे गाना वगैरह गाने लगते थे, और जो भी लोग खेती बाड़ी करते थे वहाँ पे उनकी आवाज़ को सुनते ही क्या करते एकदम गुनगुनाने वो भी लगते थे, और एकदम वो भी एकदम अच्छे से दिल लगा के काम कर लिया करते थे, यानी उनके गाने को सुनकर, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि उनके बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू, उनके गीतों को सुनते ही सब लोग एकदम झूमने लगते हैं, ठीक है। बहादों की वह अंधेरी अधरतिया
अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज बिजली की तरफ मैं अपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झंकार या दादुरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। आप देखिए बारिश होता है तो आपने मेढक वगैरह का आवाज़ भी सुना होगा, और यहाँ पे बोल रहा है कि दादुरों के टट्टर, यहाँ पे कुछ रहिए आप जाइएगा तो खेती बाड़ी जो किसान लोग होंगे ना वो कुछ ना कुछ आवाज़ सुनते होंगे खेत से, इस तरीके से अजीब सा लगता रहता है आवाज़, है ना। तो बाल गोविंद भगत जब गीत गाते ना, उन गीत गाते तो लोग जब सुनते ना, तब जब बीच में से मेढक वगैरह टटरा करते या कोई कुछ बोलता ना तो उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। इतने मस्त बाल गोविंद भगत के सब लोग आवाज़ सुनते कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी फोकस सिर्फ बाल गोविंद भगत के आवाज़ों में और उनके गीतों में था, और सब लोग एकदम मस्त से अपने खेती बाड़ी करते थे। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीमा चमक उठे सखिया चिहिक उठे ना। ये कौन गा रहे हैं? बाल गोविंद भगत गा रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन आएगा कि गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहिक उठे ना, ये किनकी गीत है, किसने गाया है? तो बाल गोविंद भगत ने। ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है बाबू, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आगे है, हाँ पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है चिहुक उठती है उसे भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। ये भी एक गाना है, बाल गोविंद भगत गाते थे कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। ये रातों को गाते थे, ठीक है, बाल गोविंद भगत है, ये गाना जो है रात में गाते थे। सब लोग सोए रहते थे, सब लोग जो है सोए रहते थे रातों में, लेकिन उनकी जो संगीत साधना का उसका इतना ज़बरदस्त था कि वो रातों को भी गाते थे, ठीक है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, ठीक है, जो फागुन तक चला करती है। यानी याद रखिएगा, कार्तिक से लेकर फागुन तक जो है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू, यानी कि कार्तिक आया नहीं, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती है, ठीक है। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते, और गांव से जो है 2 मील दूर जो है नदी में स्नान करने जाते थे बाल गोविंद भगत, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि बाल गोविंद की प्रभातियाँ कब से लेकर कब तक शुरू होती है। जैसे आपने सुनने पढ़ा होगा, तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से लेकर फागुन तक चला करती थी, ठीक है। न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते, और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते, ठीक है, यानी अपनी खंजरी ले जाकर नहा के आते, वहां पे जाके बैठते और अपने गाने टेरने लगते, यानी गाने लगते। मैं सूरज से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनके संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। यानी कि गाते थे ना, तो ये जो लेखक है हमारे रामकृष्ण बेनीपुरी, उनके गानों को सुना करते थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे, ठीक है। जब गए थे देखने के लिए, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। यानी जो गाने वाला होता है, ऐसे जो भी आपने गांव देहात में देखा होगा, कोई आता होगा तो ये क्या होगा, खंजरी लिए रहते हैं और ऐसे टाइपिंग करते हुए एकदम लैपटॉप की तरह, बटन जो होता है उसका लैपटॉप में जो होता है बटन, उसकी तरह कीबोर्ड में जब टाइपिंग नहीं करता उस तरीके से आराम से गाते रहते हैं। यानी हमारे गांव में आते थे तो हम लोग उसको हमेशा कहते थे एक बार गाना गाइए, एक बार गाना गाइए, यानी उनकी बातों को सुनने के लिए एकदम, उनके गानों को सुनने के एकदम उनके पीछे दौड़ते थे बचपन में। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे।
कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, मैं जारे से कप कपा रहा था। और ये जो गाते थे ना तो जारे के समय में गाते थे, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। इतना मधुर आवाज़ था उनका कि मत पूछिए। गर्मियों में उनकी सांझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते जो उनके गाने को गाते थे, सुनते थे। यानी कि खंजरियों और गाते भी थे, सुनते भी थे। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते उनकी प्रेमी मंडले उसे जो है दुहराते तिराते। यानी एक जो सुर जो गाते थे बाल गोविंद भगत और जो उनके जो सुनने वाले थे उनको 2-3 बार दोहराते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, यानी उनकी आवाज़ धीरे धीरे और ऊंचे होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। यानी जैसे जैसे गाते ना बैठे रहते थे और ऐसे गाते गाते एकदम मन जो है एकदम ज़बरदस्त हो जाता है। यानी कि इतना मस्त मगन हो जाते हैं कि उठ के वो नाचने भी लगते अपने खंजरी लेकर। बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। यानी बाल गोविंद भगत के संगीत के साधना का उत्कर्ष उस दिन देखा गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा, ठीक है। जिस दिन उनका बेटा मरा, ठीक है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया? जिस दिन उसका बेटा मरा, ठीक है। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था। और एक क्वेश्चन आता है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो सुस्त और बोधा था। ऑब्जेक्टिव में सुस्त भी रह सकता है और बोधा भी रह सकता है और दोनों ही रह के इनमें से दोनों भी हो सकता है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, उन बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो सुस्त और बोधा, सुस्त और बोधा, सुस्त और बोधा। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो सुस्त था और बोधा था, दोनों था, ठीक है। तो एग्जाम में आपका ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, अलग अलग में और हो सकता है दोनों आके इनमें से रहे कि इनमें से दोनों, याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि बाल गोविंद भगत सब्जेक्टिव में रहेगा कि बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो यही है क्वेश्चन, आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। इकलौता बेटा था, इकलौता किसी का बेटा रहेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा मानते भी है। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। इनका मानना था कि जो लोग सुस्त रहते हैं, जिनका थोड़ा माइंड जो है थोड़ा वीक हो, वो काफ़ी ज़्यादा प्यार के हकदार होते हैं और उन्हीं को ज़्यादा प्यार भी देना चाहिए उसको भी, लेकिन ज़्यादा, क्योंकि उनकी समझ में कम आता है और जितना उसको प्यार कीजिएगा वो बच्चा उतना ही आगे थोड़ा समझ होता रहेगा, ठीक है। बड़ी सास से उसकी शादी कराई थी। पतोही बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। उनकी पतोह कौन कैसे थी? बाल गोविंद भगत की पतोह कैसी थी? तो सुशील थी, याद रहेगा, याद रखिएगा। यानी उनकी पतोह कैसी थी? तो सुशील थी। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ठीक है। बाल गोविंद भगत की पतोह कैसी थी? तो सुशील थी, ठीक है। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। अब हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक ने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, कुतूहलवश उनके घर गया, ठीक है। देख कर दंग रह गया, ठीक है। बाल गोविंद भगत का बेटा मरा तो उनके घर कौन गया? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बीच बीच से, इसलिए मैं आपको किताब पढ़ा रहा हूँ। उनके घर गया था कुतूहलवश। क्वेश्चन आ सकता है जब बाल गोविंद भगत का बेटा मरा तो उनके घर कौन गया था? तो कुतूहलवश, याद रखिएगा। नाम सभी अच्छा है, पुराने ज़माने में ऐसे नाम होते थे। देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रखे हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिराहने एक चिराग जला रखा है
और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना सवर, वही पुरानी तल्लीनता, घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है। मैं कभी कभी सोचता या पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाल गोविंद भगत का चरम उत्कर्ष जब देखा गया, जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, तब वो आंगन में आसन बैठा के बैठे, अपने बेटे के यहाँ पे जो भी अगरबत्ती जो होता है वो चिराग जला रखा है, और एकदम सब लोग, देखिए अब मरता है तब कोई मालूम है, सब लोग घर में रोते हैं, है कि नहीं, अड़ोस पड़ोस के भी। तो क्या इनको ये रोए नहीं थे? बाल गोविंद भगत रोए नहीं थे? इनका उत्कर्ष उसी समय देखा गया। ये क्या करते, सब एकदम बैठा कर आंगन में यानी कि चिराग जला रखा है और एकदम गाना गाए जा रहा है एकदम उत्कर्ष में, और गाते गाते वो अपने पतोही जो रो रही है उनके पास जाते और कहते हैं, रोने की इसमें कोई बात नहीं है, आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई है। यानी उनको भी यह भी सीख देते कि रोने की कोई बात नहीं है, और खुशी की बात है कि आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई है। यानी कि ये इनका विश्वास था बाल गोविंद भगत का। ठीक है, यह आपका सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है तो मैं आपको बताया हूँ। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोही से आग दिलाई उसकी। ठीक है, और बेटे की क्रिया में जो है क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, यानी कि बेटे की क्रिया जो क्रम जो होता है उन्होंने पतोही से आग दिलवाई, किसी दूसरे से नहीं। किंतु ज्यों ही श्राद्धा की अवधि पूरी हो गई, पतोही के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया या आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। जब इसका बेटा मर गया था ना, तो उसकी पतोहू इकलौती थी, उसका बेटा इकलौता था। अब इनका बेटा मर गया तो ये काफ़ी ज़्यादा बूढ़े भी थे, 60 से ऊपर की इनकी आयु भी थी। तो पतोही कह रही थी कि मैं चली जाऊंगी तो आप कैसे मतलब खाना खाएंगे, कैसे खाना पिएंगे, आपका देखभाल कौन करेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत का एक ही कहना था कि तू चली जा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। और क्रियाक्रम हो गया तो उसके भाई को बुलाया भी था, ठीक है, और उसके साथ भेज दिया, कहा भी कि इसके बाद साथ घर चली जा, वरना तू नहीं जाएगी तो मैं चले जाऊंगा। जैसे उन्होंने बोला था कि सुशील जो उसकी पतोही थी, सुशील, वो कही थी कि मैं चली जाऊंगी तो आपका देखभाल कौन करेगा, आपको खाना कौन टाइम टू टाइम देगा। लेकिन इनका कहना अटल था कि तू चले जा वरना मैं चले जाऊंगा इस घर को छोड़कर। तो वो उनकी बातों के आगे वो बेचारी विवश होकर वो चली गई। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है। एक जो होता है अकेला एज भी होता है, तो उस एज में वाकई में जब घर में नहीं रहेगा तो कौन उनको संभालेगा। उनकी पतोही ने अपना जितना हक था उतना उन्होंने कहा, लेकिन वो अटल थे कि मैं अपने बातों के आगे कुछ नहीं चलने वाला। यानी बाल गोविंद भगत के बात अटल थी, जो उन्होंने कह दिया उसको बात को मानना था। तो आप क्या करें, वो भी विवश थी। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, और बाल गोविंद भगत की मौत है जो उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा जो है क्या चीज़ पे आस्था रखते थे, जितने संत समागम और लोक दर्शन पर। ठीक है, बाल गोविंद भगत जो है सबसे ज़्यादा जो है आस्था क्या चीज़ पे रखते, जितने संत समागम और लोक दर्शन पर ज़्यादा रखते। लेकिन थोड़ा मोड़ा जो है गंगा स्नान में भी रखते, लेकिन उससे ज़्यादा जो है जितना संत समागम और लोक दर्शन पर रखते ज़्यादा लगते। ठीक है, पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी, करीब 30 कोस पर गंगा थी, याद रखिएगा। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। और जब बाल गोविंद भगत जो गंगा की ओर जाते थे तो 30 कोस दूर थे। ठीक है, 30 कोस पर गंगा थी, वहाँ जाते थे। ठीक है,
और वहाँ जब घर से खाना निकलते तो वो किसी से भी वो कुछ बात भी नहीं करते, किसी से कुछ भिक्षा भी नहीं मांगते। जो भीख होता है खाने के लिए वो किसी से कुछ नहीं मांगते। ये घर से निकलते खाने के लिए खाकर तो वो वापस आते घर पर तभी खाते थे। अतः घर से खाकर चले तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते पर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में वह मस्ती अब बुढ़ापा आ गया था। अब देखिए पहले जो जवानी था, यंगेस्ट थे, वो यंग थे तो जाते थे और चले जाते थे, उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उनकी आयु 60 से काफ़ी ज़्यादा थी, ऊपर थी, इसलिए अब तो थोड़ा असर पड़ेगा ना। किंतु टेक वहीं जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसा धागा टूट गया हो, यानी जैसा धागा टूट गया हो, माला का एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। यानी कि हर एक दिन वो जैसे रात होता तो रोज़ जो है वो गाना गाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही लोगों ने उनकी गाना को नहीं सुना तो लगा कि भाई क्या हुआ कि नहीं हम लोग गाने सुने। उनके घर पर देखे तो वो दुनिया को अलविदा कर चुके थे बाल गोविंद भगत। तो वो एकदम अटल, यानी कि अपने बातों एकदम पक्के थे बाल गोविंद भगत। ऐसा आदमी आपको अभी के वक्त में बहुत कम देखने को मिलेंगे भी, क्योंकि आपको ये मालूम है कि कौन अपना हक बात पे चलता है। अभी के वक्त में कौन हक बात में चलता है, बहुत कम लोग चलता है अभी के वक्त में। अगर एक सच्चा आदमी है, अगर वहाँ पे 10 झूठा आदमी उसको वहाँ पे बैठ जाए और 10 झूठा आदमी इकट्ठा हो जाए और एक सच्चा आदमी हो और गवाही देनी हो, तो अगर 10 झूठा आदमी अगर वहाँ पे बोल दे कि वो गलत बोल रहा है, चाहे वो कितना भी सही बोल रहा हो, लेकिन लोग 10 झूठे आदमी के बात मानेगा, एक सच्चा व्यक्ति का बात नहीं मानेगा। अभी का वक्त ऐसा हो चुका है। तो आप लोग भी एकदम कबीर के बातों पर चलिए और मेहनत कीजिए। आप जो करते हैं सच्चे मन से कीजिए और जो इस भी काम को करते हैं दिल लगा के कीजिए। अगर आप पढ़ते भी हैं ना तो दिल लगा के पढ़िए कि हमको आगे बढ़ना है और अच्छा नंबर लाना है मैट्रिक में, तो दिल लगा के पढ़िए बाबू, क्योंकि पढ़ने से ही आपको सफलता मिलने वाली है। और शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो आदमी को ज्ञान देता है और ज्ञान से लोगों को आगे बढ़ाता है। देखिए मैं एक बात बता दूं, आदमी की उम्र कितनी भी हो, आदमी की यानी कि उम्र कितनी भी हो ये मायने नहीं रखता है। आदमी की सोच मायने रखती है कि उसकी सोच किस उम्र के लायक है, किस उम्र तक की है कि नहीं। तो आप लोग ये बातों को ध्यान दीजिए। जितना पढ़िएगा उतना थोड़ा माइंड में दिमाग सोच आएगी और अच्छा सोच आएगा। आपका जो लोग पहले 20-30 साल में सोचते हैं वो हो सकता है पढ़ने से, अब ज्ञान से अभी भी सोच के अच्छा कदम उठा सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं आपका चैप्टर इस तरीके से खत्म हो गया और मैं इसका जो है आपका भी आज जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना ऑब्जेक्टिव, उन सभी का आपको कराऊंगा। और उसके बाद आपको कराने के बाद आपको मैं PDF नोट्स भेज दूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम से आप नोट्स ले लीजिएगा और उसको आप अच्छे से नोट्स बना के फेयर करके लिख लीजिएगा। आपको PDF यानी कि टेलीग्राम से PDF लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नहीं है टेलीग्राम तो डाउनलोड करके ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने और भी चैप्टर पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसका प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वो सारा का सारा देख लीजिएगा। और उर्दू वाले जो बच्चे होंगे उसका भी मैंने पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से उसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी, क्लास लंबी चलेगी, लेकिन आपको एकदम मस्त समझाने वाला हूँ, एक भी टॉपिक नहीं समझने वाला हूँ, ठीक है, छोड़ने वाला हूँ। तो आई होप आप लोग को हमारी यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी भेजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।